जिस कुर्सी के लिए मारामारी हमेशा होती रहती है, उसी कुर्सी पर जब राबड़ी देवी बैठी थी तो सारे लोगों ने बड़े जोर से चिल्लाया था कि ये तो लालू यादव की कारस्तानी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के दिन जब मैं रेणु देवी पर एक एपिसोड कर रहा हूं तो इंटरनेट इस बात से भरा पड़ा है कि भाजपा और एनडीए की गठबंधन ने रेणु देवी का प्रयोग किया है दो चीजों के लिए। पहला कि वो महिला हैं और महिला वोटर नीतीश कुमार की तरफ झुकाव रखती हैं, और दूसरा कि वो ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आती हैं और इसको भाजपा साधना चाहती है। किसी के जुबान से यह तक नहीं निकल रहा कि एक महिला को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है जो 80 के दशक से किसी पार्टी की सेवा कर रही थी। किसी के मुंह से यह नहीं निकल रहा कि एक महिला जो बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है वो किस दौर से गुजरी होगी। हालांकि कहीं ना कहीं यह सही भी है, क्योंकि लोगों का अनुमान कभी गलत नहीं होता, और जिस चीज के लिए रेणु देवी का उपयोग किया जा रहा है शायद अगले चुनाव में वो भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का विशेष सीरीज मंत्रिमंडल देख रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में जब दो मुख्यमंत्री बने थे तो सवाल उठा था, बिहार में जब दो मुख्यमंत्री बने तो भी सवाल उठा है, जिसका जवाब सिर्फ इतना है कि वोटों को साधने के लिए बड़ी पार्टियां छोटे नेताओं को निशाना बनाती हैं जिनका जनाधार अपने क्षेत्र में काफी बढ़िया होता है, और शायद इसी के चलते बिहार में भी दो उप मुख्यमंत्री चुने गए। पहले की तो कहानी हमने आपको बता दी, और अब इस वीडियो में कहानी बेतिया से चौथी बार चुनकर आई रेणु देवी की, कहानी उस महिला की जो अब बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कहलाएंगी। तो पहली कहानी यही रहेगी कि जब 2015 में रेणु देवी चुनाव हार गई थी तब सुशील कुमार मोदी ने पूछा था कि रेणु कैसे हार सकती है, और आज वक्त का पहिया ऐसा बदला है कि उप मुख्यमंत्री पद की रेस में सुशील मोदी को हराते हुए वही रेणु देवी अब उस कुर्सी पर काबिज हो गई हैं। दूसरी कहानी उनके जीवन काल से रहेगी कि कम उम्र में जब उनका ब्याह कोलकाता में रहे दुर्गा प्रसाद से हो गई तो उनको भी पता नहीं था कि इतनी कम उम्र में उनके पति उनको छोड़कर चले जाएंगे। शादी के 7 सालों के भीतर उनके पति इस दुनिया से जा चुके थे, और तब रेणु फिर बेतिया लौट आई अपने जन्मभूमि को अपना कर्म भूमि बनाने। पिता इस काबिल थे कि रेणु को संभाल सके, और फिर रेणु जी ने एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करना शुरू किया। 1988 में भाजपा की महिला मोर्चा में शामिल होने से पहले वो विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी में काम कर चुकी थी। अगले ही साल वो भाजपा में गई। उसके अगले साल उन्हें पूरे जिले की जिम्मेदारी दे दी गई, और फिर कद बढ़ता चला गया। इस बढ़ते कद में पता नहीं उन्होंने कभी सोचा था कि नहीं कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस बढ़ते कद के बारे में पता नहीं उन्हें पता होगा भी कि नहीं कि जब वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगी तो मेरे जैसा पत्रकार ये अंदाजा लगा रहा होगा कि इनके उप मुख्यमंत्री बनने से भाजपा को क्या फायदा होगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो 2000 से लेकर 2015 तक बेतिया से विधायक रही। 2015 में कांग्रेस के एक प्रत्याशी से मात्र 2000 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गई थी, और अब 2020 में जब उन्होंने अपनी पुरानी सीट फिर से जीत ली है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर साहब कटिहार से हैं, माने कि बिहार के उस कोने से, और दूसरी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया से हैं, मतलब बिहार के दूसरे कोने से। इन कोनों का चक्कर सिर्फ इतना है कि भाजपा अपना वोट बैंक इतना तगड़ा बना लेना चाहती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उसे किसी नीतीश कुमार जी के भरोसे नहीं बैठना पड़े कि सबसे बड़ी पार्टी से एक सीट कम लाने के बावजूद, सरकार बना लेने के बावजूद सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय और मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को देनी पड़े। इतनी सफलताओं को बताने के बाद एक विफलता भी बता देते हैं। 1995 में जब नौतन विधानसभा से रेणु देवी ने चुनाव लड़ा था तो वो चुनाव हार गई थी। याद रखने वाली बात यह है कि मार्जिन बहुत कम था, फिर भी हार होती है, और इस विफलता के बाद सफलता यह है कि रेणु देवी मंत्री भी रह चुकी हैं। बिहार सरकार में खेल और संस्कृति के मंत्री, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर भी, और अंत में जात भी बता ही देते हैं, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि बेमतलब का इतना माहौल बना गया और असली बात तो बताया ही नहीं। वही साधारण सा लाइन है कि बिहार में जाति के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
तो हमारी उप मुख्यमंत्री साहिबा नोनिया जाति से आती हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं, और भाजपा इसमें सेंध मारने के लिए रेणु जी को सामने ला रही है। ये लोग कई जगह पर तेली नाम से भी जाने जाते हैं। बाकी अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, वहां से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। इनकी माताजी का कनेक्शन संघ से रहा है और इसीलिए इनका भी रुझान उधर था। इन्होंने बाद में भाजपा महिला मोर्चा ज्वाइन किया, बड़े अच्छे से लीड किया, विधायक बनकर कभी पार्टी को निराश नहीं किया, और एक खास जाति से भी आती हैं। तो भाजपा ने यह संदेश नीतीश जी तक पहुंचाने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया, विधानसभा में डेप्यूटी लीडर भी बनाया, और अब वो शपथ ग्रहण कर पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग मंत्रालय संभाल रही हैं। केंद्र में भी भाजपा के महिला विंग को लीड कर चुकी हैं, और 2014 से लेकर जिस दिन तक उन्होंने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया, वो भाजपा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थी। अमित शाह ने उन्हें खुद नेशनल वर्किंग कमेटी में जगह दी थी, और अब सबसे बड़ा इनाम उनकी ईमानदारी को उनका मिल चुका है। बाकी कामना यही है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में जातीय समीकरण को ना देखते हुए सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के सर्वस्व विकास के लिए वो काम करे, ताकि जिस गुमान के साथ आज मैंने बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कहा, उसी गर्व के साथ अगला एपिसोड करूं तो ये कह सकूं कि उन्होंने कमाल का काम किया है। ये कहानी बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की थी। मंत्रिमंडल के 12 एपिसोड और बचे हुए हैं, जिसमें आपको उन बचे हुए 12 मंत्रियों के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि वो कहां से आते हैं, वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके अनसुने किस्से क्या है। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अमन शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।